Assalamualaikum. Hope you all will be fine. Our next topic, um, our next topic is genome mapping. उसमें आप chapter 17 में chapter 17 we will start it from here. What is genome mapping? फिर हम सैम्पलिंग और कंपैरिजन पे जाएंगे. सबसे पहले तो जीनोमिक्स के जीनोम होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए. जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म और जो जीनोमिक्स है वो इस जीनोम की स्टडी है. अब इसके अंदर जो है वो आपके बहुत सारे कंपैरिजन आ जाते हैं, साइमल्टेनियस कंपैरिजन आ जाते हैं और इसके अंदर एनालिसिस किस तरह के किए जाते हैं कि सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो है वो लिया जाता है. आफ्टर दैट हम सेकेंड ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ उसको इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंपेयर करते हैं. ये कंपैरिजन जीन कंटेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, जीनोमिक लेंथ की फॉर्म में हो सकता है कि उसका जीनोम लेंथ क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसके अंदर जीन कंटेंट्स कौन कौन से हैं, अरेंजमेंट ऑफ जीन कौन सा है, कौन से ऐसे जीन हैं जो कि इन द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में या कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में सेम या एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, कौन से जीन्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे मूव कर जाते हैं. Genomics is the study of genomes. Genomic studies are characterized by simultaneous analysis of a large number of genes using automated data gathering tools. अब इसमें आपको जेनोमिक स्टडीज जो है वो आपकी साइमल्टेनियस एनालिसिस है किसका, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स का, जिसके अंदर ऑटोमेटेड डाटा गैदरिंग टूल्स को यूज़ किया जाता है. टॉपिक्स ऑफ जीनोमिक्स रेंज फ्रॉम जीनोम मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड फंक्शनल जीनोमिक एनालिसिस टू कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस. इसमें मैपिंग की जाती है. मैपिंग इंडिकेट्स कि आपके जीन लोकेशंस क्या हैं, किस किस जगह पर, क्रोमोसोम पर किस जगह पर जीन मौजूद है. सीक्वेंसिंग, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ सिंगल जीन, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग. एंड इसके अलावा फंक्शनल जीनोमिक्स. फंक्शनल जीनोमिक्स में देखा जाता है कि कौन कौन सा जीनोम का जो पार्ट है वो ऐसा है जो आगे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए बना रहा है या प्रोटीन बना रहा है या फिर आपके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा है. टू कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस. कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस में हमारे पास एक जीनोम की ज़रूरत नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा जीनोम्स की हमें इसमें ज़रूरत होती है ताकि हम आपस में उनके कंटेंट्स को कंपेयर कर सकें. The advent of genomics and the ensuing explosion of sequence information are the main driving force behind the rapid development of bioinformatics today. ये आपके जो है सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा बेहतर मेन ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से आपकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो स्टडीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है. अब इसके अंदर उन्होंने फर्दर उनको क्लासिफाई किया है. जीनोमिक स्टडीज़ कैन बी टेंटेटिवली डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स and functional genomics. Structural genomics refers to the initial phase of genome analysis. ये आपका initial phase है किसी भी genome के analysis का, which includes construction of genetic and physical maps of a gene of a genome, जिसके अंदर genetic और physical maps बनाए जाते हैं genome के. जेनेटिक मैप्स जो होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन जेनेटिक मार्कर्स और ये मार्कर्स जो है वो सिर्फ उनकी कंपैरेटिवली उनको देखा जाता है दो मार्कर्स को कि वो आपके एक ही जीनोम में आगे डिसेंड करते हैं या जब आप इन द ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस. ये आपके जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के दरमियान उनको चेक किया जाता है कि क्या ये दो जीनोमिक मार्कर्स जो हैं या जेनेटिक मार्कर्स जो हैं क्या ये इकट्ठे जा रहे हैं या फिर दो क्रॉसिंग ओवर में ये रीशफल हो सकते हैं. उसके अलावा फिजिकल मैप्स होते हैं. फिजिकल मैप्स जो हैं तो जेनेटिक मैप्स जो हैं ये आपके लो रेजोल्यूशन मैप्स होते हैं और ये आपको इतना खास कुछ इंडिकेट नहीं कर सकते. ठीक है, ये सिर्फ आपके मार्कर्स की बेस पे जनरेट होते हैं. जो फिजिकल मैप्स हैं वो बेसिकली जीन के अपने फिजिकल प्रेजेंस की बेस के ऊपर होते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स इसमें की जाती है कि जीन्स कौन कौन से हैं. एनोटेशन ऑफ जीन फीचर्स, जीन के फीचर्स की एनोटेशन की जाती है कि उसके अंदर इंट्रोन्स कौन कितने हैं, एक्सोन्स कितने हैं. इसके अलावा उसके अंदर इन्हेंसर्स कहाँ पर मौजूद हैं, उसके रिप्रेसर्स कहाँ पर मौजूद हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीन फीचर्स हैं उनकी एनोटेशन की जाती है. एंड कंपैरिजन ऑफ जीनोम स्ट्रक्चर्स, और फिर जीनोम के स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन की जाती है कि जीनोम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मौजूद हैं. दिस इज अ मेजर थीम ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. हाउएवर इट शुड नॉट बी मेंशन्ड दैट the term structural genomics has already been used by a structural biology group for an initiative to determine three-dimensional structures of all proteins in a cell.
ठीक है। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का जो पहले टर्म यूज की जाती थी ये आपकी प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज की जाती थी, मगर अब जो है उसको स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। दैट इज नॉट स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स नाउ बिकॉज वी ऑल नो कि जीनोम का अपना भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो प्रोटियोम के स्ट्रक्चर्स में आता है। स्ट्रिक्टली speaking, the initiative of structural determination of protein falls within the realm of structural proteomics. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें तो जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है प्रोटीन की वो बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स है, नॉट स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, and should not be confused as a subdiscipline of genomics. The structure genomics discussed herein mainly deals with structure of genome sequences. ठीक है, वो आपके ज़्यादातर स्ट्रक्चर जीनोमिक्स जो है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस के बारे में डील करता है कि सीक्वेंस के अंदर स्ट्रक्चर किस किस्म का है। उसके बाद ही फंक्शनल जीनोमिक्स रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ ग्लोबल जीन एक्सप्रेशन एंड जीन फंक्शंस इन अ जीनोम। फंक्शनल जीनोमिक्स जो है वो आपके जीन एक्सप्रेशन को, उसके जीन एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर रहा है, क्या वो मैसेंजर आरएनए बना रहा है या नहीं बना रहा, या फिर वो आपके उसके रिप्रेसर एनहांसर्स में से है, और उसके जीन फंक्शंस क्या हैं जीनोम में, वो आपके सारी जो है चीज़ें फंक्शनल जीनोमिक्स में आती हैं। अब जीनोम मैपिंग क्या है? जीनोम मैपिंग सबसे पहले अब इन डिटेल डिस्कस की गई है। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड अ जीनोम स्ट्रक्चर इज थ्रू जीनोम मैपिंग। अब ये आपका सबसे पहला स्टेप है जीनोम के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का कि जीनोम मैप क्या होता है। जीनोम मैप जो है ये आपका सिर्फ एक सिंपल सा आप समझ लो कि इट इज़ अ रफ आइडिया ऑफ योर जीन्स के जीन्स की प्रेजेंस किस जगह पे है, उनकी लोकेशन क्या है। ये रफ भी हो सकता है, ये बहुत एक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके सबसे पहले जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले जीनोम मैपिंग ही की गई थी। पहले जीन्स की प्रेजेंस चेक की गई थी कि वो किस किस लोकेशन पर मौजूद है, सीक्वेंसिंग बाद में हुई थी। The first step to understanding the genome structure is through genome mapping, which is a process of identifying the relative locations of genes, mutations or traits on a chromosome. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन है किसकी, रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स की, उनकी म्यूटेशंस की, और उसके अलावा ट्रेड्स की जो कि एक क्रोमोसोम पर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अंदर आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। सबसे पहले अ लो रेजोल्यूशन अप्रोच टू मैपिंग जीनोम इज टू डिस्क्राइब द ऑर्डर एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर्स ऑन अ क्रोमोसोम। सबसे पहले जो है आपके क्या है कि सबसे लो रेजोल्यूशन अप्रोच क्या थी कि आपकी मैपिंग जीनोम मैपिंग की कि सब क्या किया जाता था, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर्स देखा जाता था। ऐसा पूरे जीन को नहीं, जेनेटिक मार्कर्स को देखा जाता था। जेनेटिक मार्कर्स कैन बी इनहेंसर्स, दोस कैन बी मोडर्स, सप्रेसर्स हो सकते हैं आपके, जहाँ से जीन की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सके कि यहाँ पर जीन मौजूद है। दोज आर ऑल मार्कर्स। उनके डिस्टेंसेस के, उनके रिलेटिव डिस्टेंसेस को चेक किया गया था, और ये सबसे लो रेजोल्यूशन अप्रोच थी। जेनेटिक मार्कर्स आर identifiable portions of a chromosome whose inheritance patterns can be followed. अब जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं कि ये आइडेंटिफाइबल पोर्शंस होते हैं क्रोमोसोम के विच कैन बी आइडेंटिफाई, और किसकी बेस के ऊपर, जिनका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो देखा जा सकता है। इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे देखा जा सकता है? इन मेयोसिस प्रोसेस यू कैन सी क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों ने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा हुआ है उसमें मेयोसिस के अंदर। अब मेयोसिस के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होती है उससे क्या होता है कि आपका जो जेनेटिक रिशफलिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है वो आपके जेनेटिक रिशफलिंग में नहीं जाते। जो आपके डिस्टेंटली रिलेटेड जीन्स हैं जो उनके दूसरे, यानी कि दूसरे क्रोमोसोम के साथ शफल हो जाने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से ये जो है ये जनरेट करते हैं, और ये आपके जेनेटिक मार्कर्स जो है उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न को चेक किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर इन्हें यूज़ किया जाता है। For many eukaryote, genetic marker represent morphological phenotype. बहुत सारे यूकरियोट्स के अंदर क्या है, जेनेटिक मार्कर्स मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइप्स शो करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइप्स क्या है? आई कलर हो गया, इन केस ऑफ ह्यूमन आई कलर है, आई शेप है, इसके अलावा आपके स्किन कलर है। ये सारी चीज़ें आपके मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइप्स हैं जो आप इनको चेक कर सकते हो, इनकी इनकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म होती है। In addition to genetic linkage maps, there are also other types of genome maps such as physical maps and cytological maps. अब ये जो आपका सबसे पहले उन्होंने बताया है, ये लो रेजोल्यूशन, ये आपका जेनेटिक लिंकेज मैप कहलाता है।
इसको सिंपल जेनेटिक मैप भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके जेनेटिक मार्कर्स की बेस के ऊपर है। इसके अलावा जो है आपके इसके अलावा दो और हैं। देयर आर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ जीनोम मैप्स सच एज फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स भी हैं। फिजिकल मैप्स आपको एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं। एंड साइटोलॉजिकल मैप्स, साइटोलॉजिक मैप्स जो हैं, साइटोलॉजिक मैप्स जो है ये आपके डाई की बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, विच डिस्क्राइब जीनोम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजोल्यूशन। अब इनमें सबसे जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजोल्यूशन पे ये बताता है। Their relation relative to the DNA sequence on our chromosomes are illustrated in figure. ये figure में नीचे आपको मैं दिखाती हूँ. More details of each type of genome are discussed next. यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो सबसे ऊपर है जी साइटोलॉजिकल मैप. इसके अंदर सिर्फ बैंड शो किए गए हैं. ये आपके सिंपल इस बेस के ऊपर बनाए गए हैं कि जी एंड सी बैंड जो है दो जी सी कंटेंट रीजन जो होते हैं उनके पास जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसकी वजह से उनके पास जो है वो ज़्यादा डाई रिटेन करेगी. इसी तरह सी और ए एंड टी जहाँ पर होंगे वहाँ पर डाई कम रिटेन होगी बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड. जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी वजह से डाई ज़्यादा रिटेन हो जाती है, और ए और टी में कम होते हैं जिसकी वजह से डाई कम होती है रिटेन. अब इसी तरह क्या है कि आपके इसके बाद दूसरा स्टेप इसमें ये होता है कि इसके अंदर बेंडिंग पैटर्न्स बनते हैं. जहाँ पर ए और टी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे बहुत लाइट कलर आता है, जहाँ पर जीन्स की प्रेजेंस के लिए 40 टू 60% ए एंड टी और 40 टू 60% जी सी कंटेंट होना चाहिए. ठीक है. तो इंटरमीडिएट मीडिएट जो इसका डाई है दैट विल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जीन्स, और जो यहाँ पे ज़्यादा डार्कर रीजन आ जाएंगे दोज विल इंडिकेट कि वहाँ पे जीसी कंटेंट्स है. ठीक है. ये आपको सिर्फ एक वेग आइडिया देता है कि जीन्स किस जगह पर मौजूद हो सकते हैं. नेक्स्ट उसने दिखाया हुआ है जेनेटिक मैप. जेनेटिक मैप के लिए उसने बताया हुआ है कि ये आपके क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है दो क्रोमोसोम्स के दरमियान, और ये वाले जो मैप्स हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पार्ट से आगे ये क्रॉस ओवर होके रीशफल हो गए. अब इस रीशफलिंग के दौरान जो है आपके ये जो जेनेटिक मैप, ये जो आपका मार्कर्स हैं, ये आपके जो क्लोजली रिलेटेड मार्कर्स हैं वो रिशफल नहीं होंगे, जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है वो रिशफल हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जी फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, और ये किस तरह से बनाए जाते हैं, ये आपके ओवरलैपिंग की वजह से बनाए जाते हैं. ओवरलैपिंग क्लोन्स बनाए जाते हैं और ऑफ फ्रेगमेंट्स. अब ओवरलैपिंग क्लोन्स क्या होते हैं, पहले आपके इसके अंदर जो है वो बहुत डीएनए को पहले जो है पीसीआर कर लिया जाता है, यानी कि उसके मल्टीपल स्ट्रैंड्स जनरेट कर दिए जाते हैं. उसके बाद उसकी हिब्रिडाइजेशन की जाती है और फिर ओवरलैपिंग क्लोन्स जो हैं वो उनको फाइंड आउट किया जाता है. जो यहाँ पर कॉमन प्रोब्स हैं या जो कॉमन थे उनको उन्होंने स्टेरिक्स के साथ शो किया हुआ है. ये स्टेरिक्स जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोब्स, कॉमन प्रोब्स मौजूद हैं, और जो उनके क्लोन फ्रैगमेंट्स के अंदर जो आ रहे हैं वो आपके ये ग्रे बार में है. उसके बाद जो है ये आपके फिजिकल मैप्स जो हैं, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. इन फिजिकल मैप्स को आगे फर्दर यूज करके डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है एक एक स्ट्रैंड की, ताकि वो हेल्पफुल हो सके. अब यहाँ पर आ जाए जेनेटिक लिंकेज मैप, आल्सो कॉल्ड जेनेटिक मैप्स, आइडेंटिफाई द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ जेनेटिक मार्कर्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड आर बेस्ड ऑन हाउ फ्रीक्वेंट द मार्कर्स आर इनहेरिटेड टुगेदर. अब जेनेटिक लिंकेज मैप जो है वो सिर्फ क्या देखता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स ऑन अ क्रोमोसोम, और ये देखता है कि आपका कौन सा मार्कर जो है वो इनहेरिट हो रहा है टुगेदर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली. जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा होगा वो उतना ही कहा जाता है कि ये आपका क्लोजली रिलेटेड है या रिलेटिव टू ईच अदर है. अब इन सबको ये जो जितने भी मैप्स हैं इनके अपने अपने यूनिट्स हैं. बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स. द rationale behind genetic mapping is that the closer the two genetic markers are, the more likely it is that they are inherited together and are not separated in a genetic crossing event. अब इसके अंदर क्या है, सबसे इसके अंदर रिलेशनशिप क्या डेवलप की जाती है कि आपका जितना क्लोजली रिलेटेड होगा मार्कर एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल ये दोनों आप देखो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो ये दोनों क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है, क्रॉसिंग ओवर इवेंट के दौरान जो है एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, ये आपके एक ही जगह रहेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेनेटिक मार्कर्स इज मेजर्ड इन सेंटीमॉर्गन्स. जो एक दो जेनेटिक मार्कर्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो सेंटीमॉर्गन्स में
कैलकुलेट किया जाता है, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स, जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स की। अब 1 सेंटीमॉर्गन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, 1 centimorgan is defined as 1% of the total recombination events when separation of the two genetic markers is observed in a genetic crossing experiment. अब सेंटीमॉर्गन क्या है कि आपका ये 1% है किसका, टोटल रिकम्बिनेशन इवेंट्स का, यानी कि अगर आपके 100 रिकम्बिनेशन इवेंट्स हो रही हैं तो उनमें से जो 1% है वो आपका, वो उसको सेंटी मॉर्गन कहा जाता है, जहाँ पर क्या है कि अगर 100 रिकम्बिनेशन हुई हैं तो उनमें से एक रिकम्बिनेशन ऐसी हुई है जिसके अंदर दो जेनेटिक मार्कर्स जो हैं उनकी सेपरेशन हो गई है, इज ऑब्जर्व्ड इन अ जेनेटिक क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे जीनोम साइज बढ़ता जाता है आपका ये जेनेटिक, ये जो सीएम का यूनिट है ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वन ह्यूमन 1 सेंटीमॉर्गन जो है वो 1 MB है, 1 MB है, और जो आपका ड्रोसोफिला में है दैट इज 0.5 MB। इट इंडिकेट्स कि आपका जो है वो 1% के अकॉर्डिंग इन अप्रॉक्सीमेटली 1 MB जो है उसके अंदर 1% चांसेस हैं ह्यूमन के केस में रिकम्बिनेशन के, और इन केस ऑफ ड्रोसोफिला जो है वो आपके 1 MB के अंदर 2% चांसेस आ जाते हैं रिकम्बिनेशन के या आपके सेपरेशन के। ठीक है, ये आपके जो है ये जो यूनिट है ये आप अब देख सकते हो कि ये आप बहुत ऑर्गेनिज्म के हिसाब से फ़र्क है, लीडिंग टू द फैक्ट कि आपके फ़र्क आ जाएगा जब आप इसके बारे में बात करोगे। नेक्स्ट इज द फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स जो है ये मोस्ट एक्यूरेट मैप्स कहा जाता है इनको, और इसकी वजह क्या है कि ये आपके जो है बेसिस के हिसाब से मूव करते हैं। इनका जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली मेजर किया जाता है, जेनेटिक मार्कर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किलो बेसिस में या मेगा बेसिस में ये जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। फिजिकल मैप्स आर मैप्स ऑफ लोकेशंस ऑफ आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क्स ऑन अ जीनोमिक डीएनए रिगार्डलेस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। अब आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क्स कौन से हैं, जेनेटिक मार्कर्स ही हैं, लेकिन उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को नहीं देखा जाता, उनके डिस्टेंसेस को देखा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन जेनेटिक मार्कर्स इज मेजर्ड डायरेक्टली एज किलो बेसिस और मेगा बेसिस बिकॉज द डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल यूनिट्स। जो कि आपका डिस्टेंस फिजिकल यूनिट में आ रहा है, यानी कि अब किलो बेस का मतलब है 1000 बेस, मेगा बेसिस 10⁻⁶ बेसिस। ठीक है, तो आपके क्या है कि ये आपका एक डायरेक्ट फिजिकल यूनिट है। इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन सेंटीमॉर्गन्स यूज्ड इन जेनेटिक मैप। ये आपका जो है ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट है देन सेंटीमॉर्गन, जो कि आप जेनेटिक मैपिंग के लिए यूज़ करते हो। Physical maps are constructed by using a chromosome walking technique. अब फिजिकल मैप्स जनरेट कैसे किए जाते हैं, क्रोमोसोमल वॉकिंग टेक्निक से। क्रोमोसोमल वॉकिंग टेक्निक्स क्या है, वी हम लोग इसके अंदर प्रोब्स जनरेट करते हैं, और वो जो प्रोब्स होते हैं, प्रोब्स आर बेसिकली दोज आर मेड अप ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। जहाँ पर भी वो अपने कम्प्लीमेंटारिटी ढूंढेंगे वहाँ पर वो डबल स्ट्रैंडेड होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोब्स जो है वो जनरेट हो गए, रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल्ड होंगे, या फिर ये प्रोब्स जो है किसी भी तरह से लेबल्ड होते हैं। रेडियो लेबलिंग भी की जा सकती है, फ्लोरेसेंट लेबलिंग भी की जा सकती है, ज़्यादातर रेडियो लेबल यूज़ किए जाते हैं। डीएनए के क्लोन्स जनरेट कर लिए जाते हैं, उसके बाद इन प्रोब्स को उनके ऊपर डीएनए के जो क्लोन्स हैं, क्लोन फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपके पीसीआर के थ्रू जो है वो जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद जो प्रोब्स हैं जो कि लेबल्ड प्रोब्स हैं, उनको जो है वो आपके जो डीएनए है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं आपके पास, क्लोन फ्रेगमेंट्स, उनके ऊपर जो है रन करवाया जाता है। वो जहाँ जहाँ पर भी अपनी कम्प्लीमेंटारिटी ढूंढते हैं वहाँ पर वो बाइंड कर जाते हैं, लीडिंग टू द फैक्ट कि जैसे ही वो बाइंड करेंगे तो वो रेडियल लेवल लिंक की वजह से या फ्लोरेसेंट लेबलिंग की वजह से हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। अब जो ओवरलैपिंग, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग क्लोन्स आ गए हैं, उनको कॉमन प्रोब्स के साथ फाइंड आउट करके उसके बाद उनके ऑर्डर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और उसके बाद हमें पता लग जाता है कि किस किस जगह पर जो है वो जेनेटिक मार्कर मौजूद है। ये प्रोब्स जो हैं ये आपके जेनेटिक मार्कर्स के ही बेसिकली डेवलप किए जाते हैं। बाय आइडेंटिटी, अच्छा जी सॉरी, physical maps are constructed by using a chromosome working technique, which uses a number of radio-labeled probes to hybridize
to a library of DNA clone fragments. By identifying overlapping clones probed by common probes, a relative order of the clone fragments can be established. आपके overlapping clones को जो कि probed हैं किससे by common probe से उनको उनके relative orders को find out किया जा सकता है clone fragment के और उसको establish किया जा सकता है. Find last है that is cytologic maps refers to bending patterns seen on stained chromosomes. साइटोलॉजिकल मैप्स क्या हैं कि आपके ये बेंडिंग पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और बेंडिंग पैटर्न कहाँ से आता है स्टेन्ड माइक्रोमोसोम से विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप और इनको हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि उनके अंदर किस किस्म का बेंडिंग पैटर्न आ रहा है. The observable light and dark bands are the visually distinct markers on a chromosome. जो observable light है और उसके अलावा जो dark bands होते हैं वो आपके डिस्टिंक्ट मार्कर्स होते हैं जो कि आप इजीली क्रोमोसोम के ऊपर विजुलाइज कर सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप. A genetic marker can be associated with a specific chromosomal band or region. अब वो जो आपके पास यहाँ पे जेनेटिक मार्कर आ रहा है जो उनके डाइड है और उसके अंदर डार्क बैंड आ रहा है वो आपके किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम के रीजन की वजह से हो सकता है. द बेंडिंग पैटर्न however are not always constant and are subject to change depending on the extent of chromosomal contraction. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि बेंडिंग पैटर्न जब भी हम देखते हैं तो हमारे पास जो है जहाँ पर क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में एज वी ऑल नो कि इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है. हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका क्रोमोसोम जो है वो बाइंडेड होता है सॉरी अपने आप को वाइंड अप करता है ताकि वो कंपैक्ट हो सके कम जगह पे आ सके. अब इसकी वजह से क्या है कि क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है छोटा हो गया है तो आपके जो ये फिजिक का ये जो बेंडिंग पैटर्न है ये आपकी जितना कॉन्ट्रैक्टेड क्रोमोसोम होगा और रिलैक्स क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो एक ही क्रोमोसोम है उसका बेंडिंग पैटर्न जो है वो हमें सेम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. Thus, cytological maps can be considered to be of very low resolution and hence somewhat inaccurate physical maps. अब जो आपके cytological maps हैं उनको कहा जाता है कि ये very low resolution है और आपके इन somewhat inaccurate physical maps हैं. The distance between two bands is expressed in relative unit that is Dustin units. ठीक है अब इनके जो है वो Dustin units इसमें यूज किए जाते हैं और इसके अंदर वही आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या रिलैक्सेशन की वजह से आपके जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है.